Hey, hi everyone, this is Mayank Kothari and we are going to continue the second subtype of the last type of ratio. हम कहाँ पे थे? सबसे पहले मैं आपको मेन मुद्दे पे लेके जाता हूँ. हमने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो शुरू किया था. प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में चार अलग अलग सब टाइप्स है. पहला था बेस्ड ऑन सेल्स और इसके अंदर में चार अलग अलग फॉर्मूलेज हमने देखे थे. ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो एंड एक्सपेंस रेशियो. और अब हम निकालेंगे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. सो हम इन्वेस्टमेंट के बेसिस में इन्वेस्टमेंट पे कितना रिटर्न है ये फाइंड आउट करेंगे. इसके अंदर में हम तीन अलग अलग तरह के फॉर्मूलेज देखने वाले हैं. एक तो है रिटर्न ऑन असेट्स, दूसरा है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और तीसरा है रिटर्न ऑन इक्विटी. ठीक है, मैं साथ साथ में लेके चलता हूं, ध्यान देना. ये अगर आपकी बैलेंस शीट है, ठीक है, सो ये है आपके असेट्स, ये है आपका कैपिटल एम्प्लॉयड और ये है आपका इक्विटी. सो रिटर्न असेट पे निकालना एक चीज, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड पे निकालना एक चीज और रिटर्न इक्विटी पे निकालना एक चीज. ये तीनों के तीनों इन्वेस्टमेंट ही है. बेसिक फॉर्मूला पता है रिटर्न. अच्छा, ये हो गया बैलेंस शीट का पार्ट. अब मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करता हूँ. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपका ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, यहाँ पे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आता है, फिर अर्निंग बिफोर टैक्स आता है, फिर अर्निंग आफ्टर टैक्स आता है. तो ये है रिटर्न आपके. ये रिटर्न डिवाइडेड बाय या तो असेट ले लो, या तो कैपिटल एम्प्लॉयड ले लो, या तो इक्विटी ले लो. दैट इज कॉल्ड एज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. बेसिक ऊपर ऊपर से अगर मैं आपको बताऊं तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, बहुत ही सिंपल. न्यूमरेटर में आप रिटर्न ले लो, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आप इन्वेस्टमेंट ले लो. सर रिटर्न कौन सा लेना, ये अलग अलग हो सकता है. सर इन्वेस्टमेंट कौन सा लेना, ये भी अलग अलग हो सकता है. बहुत सारे फॉर्मूलेज और यहाँ कंफ्यूजन और गलती होने के चांसेस है, इसीलिए ध्यान से सुनना मैं क्या कहते जाता हूँ. इन्वेस्टमेंट आपकी अगर ये बैलेंस शीट है तो टोटल असेट भी आपका इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल एम्प्लॉयड भी आपका इन्वेस्टमेंट है कंपनी में, और इक्विटी भी कंपनी में आपका इन्वेस्टमेंट है. ठीक है, तो हम इस इन्वेस्टमेंट को तीन हिस्सों में बांट देंगे, ध्यान देना. मैं सबसे पहले निकालता हूं रिटर्न ऑन असेट. रिटर्न ऑन असेट कैन बी कैलकुलेटेड एज रिटर्न डिवाइडेड बाय असेट्स. ठीक है, बैलेंस शीट एक बना लेते हैं हम. मेरे फिक्स्ड असेट्स है मान लो 10 करोड़ के, करंट असेट्स है मान लो 5 करोड़ के, तो टोटल असेट्स हो गए 15 करोड़. कैपिटल एम्प्लॉयड है, इक्विटी मान लो है मेरा 5 करोड़ का, डेट है 7 करोड़ का, कैपिटल एम्प्लॉयड 12 हो गया, करंट लाइबिलिटी 3 करोड़, इस तरह से पे 15 हो गया. यहाँ तक बात आ गई. अब मैं ये हो गई बैलेंस शीट. अब मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेता हूँ. सेल्स है 100 के, उसके बाद में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मान लो 70 करोड़, 30 करोड़ का ग्रॉस प्रॉफिट बचा. एक्सपेंसेस इसमें से माइनस होंगे, लेट्स से 10 करोड़ के, सो 20 करोड़ मेरा बचा. अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसमें से मैं इंटरेस्ट माइनस करता हूँ 5 का, सो 15 मेरा बचता है अर्निंग बिफोर टैक्स. ठीक है, और टैक्स भी माइनस करने के बाद मेरा अर्निंग आफ्टर टैक्स बचता है मान लो 10 करोड़ का. टैक्स की फिगर मैंने लिखी नहीं है, मान के चलना 5 का मैंने उसमें से माइनस कर दिया. ठीक है, अब सबसे पहली बात आती है, हम यहाँ पे हैं रिटर्न ऑन असेट्स. सर असेट्स कितने हैं, असेट्स है हमारे पास सिर्फ 15 करोड़ रुपए के. हम रिटर्न कौन सा लेंगे. अब क्वेश्चन ये आता है, क्या मैं ये वाला रिटर्न लूं आफ्टर टैक्स, क्या मैं ईबीआईटी वाला रिटर्न लूं. दो तीन फॉर्मूले हो सकते हैं इसके और तीनों फॉर्मूले सही है, ध्यान देना. द रिटर्न कैन बी अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स. इट कैन बी अर्निंग आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट भी आपकी कॉस्ट आती है, डिवाइडेड बाय असेट्स. इट कैन बी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय assets. It can be earning before interest and tax 1 minus tax divided by assets. कुछ भी फॉर्मूला हो सकता है, अब ले कैलकुलेट करके देखते हैं हम. ठीक है, सो अर्निंग आफ्टर टैक्स हमारे पास कितना था, 10 का. सो 10/15 अगर आप करोगे तो ये तकरीबन, अब मैं एग्जांपल के तौर पे लिया था इसलिए इतना ज़्यादा रेशो आएगा, अदरवाइज इतना आता नहीं है. तो 66.67%, 10 प्लस 5 का इंटरेस्ट, 5 ही था ना इंटरेस्ट, 15/15, दिस इज 100% रिटर्न. अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस लोगे तो दिस इज 20/15, सो दिस इज गोइंग टू बी 125%.
133% का रिटर्न, ठीक है। एंड अगर आप ये लोगे 20 माइनस, मतलब हमने टैक्स कितना लिया था, 5 का लिया था, 15 पे 5 का टैक्स, यानी कि कितना था हमारा बिफोर टैक्स प्रॉफिट 15 था, टैक्स लिया था 5 का, यानी कि 30% था, ठीक है। सो 20 1 माइनस 0.30 डिवाइडेड बाय, अगर आप 15 करोगे तो डिवाइडेड बाय 15, तो ये आता है आपका 93.33%। सारे रिटर्न ऑन असेट अलग अलग है। दिस इज आफ्टर टैक्स रिटर्न ऑन असेट, नेट रिटर्न ऑन असेट। दिस इज आफ्टर टैक्स बट बिफोर इंटरेस्ट रिटर्न ऑन असेट। दिस इज बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स रिटर्न ऑन असेट, एंड दिस इज आफ्टर टैक्स बट बिफोर इंटरेस्ट रिटर्न ऑन असेट। मैं फिर से बोल रहा हूं आपको, ठीक है, ध्यान देना। This is after tax and interest return on asset. This is after tax before interest return on asset. This is before tax and interest return on asset, and this is after tax before interest रिटर्न ऑन असेट। अलग 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 फॉर्मूले आपके, और चारों सही। मैं सिलेबस में दिखाऊंगा इंस्टीट्यूट के लास्ट में फॉर्मूलेज, उसमें से कौन कौन से फॉर्मूले जो इंस्टीट्यूट के सिलेबस में दिए हैं सिर्फ हम वही फॉर्मूलेज यूज करेंगे। सो ये एक का पार्ट हो गया आपका रिटर्न ऑन असेट। मैं वापस से आता हूँ अपने कैलकुलेशन पे। हमने एक पार्ट कंप्लीट कर लिया, ये था रिटर्न ऑन असेट को यहाँ पे। अब मैं दूसरा फॉर्मूला लेता हूँ आपके सामने, विच इज नथिंग बट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कंपनी में कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया। फॉर्मूला बहुत ही सिंपल, रिटर्न ले लो डिवाइडेड बाय एवरेज, लेना तो एवरेज, अदरवाइज कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी में कितना है। अब ये तो एक ही है, नीचे में कैपिटल एम्प्लॉयड तो आपका एक ही आएगा, ठीक है। सो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा कितना है, कैपिटल एम्प्लॉयड अगर आप देखोगे तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड है 12 करोड़ का कैपिटल एम्प्लॉयड है, ठीक है। 12 करोड़ का कैपिटल एम्प्लॉयड। अब रिटर्न कौन सा लेना, अगेन सेम थिंग, रिटर्न ऑन असेट्स ले सकते हो, 2-3 है वैसे, ये चारों यूज नहीं होते। इसमें स्टैंडर्ड कौन कौन सा है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक ये यूज होता है, ठीक है, और एक ये यूज होता है, और एक ये यूज होता है। अब वैसे देखा तो चारों भी यूज होता है यार, छोड़ो। सो वापस वही चीज आप निकाल सकते हो, 10 15 20 और 14, 10/12, 15/12, 20/12 एंड 14/12। ये आपके ऐसे 4 फॉर्मूले रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के भी निकल सकते हैं, कि कैपिटल जितना आपने कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया उसमें हर 1 रुपए पे आप कितना कमा रहे हो। फिलहाल मैं सिर्फ आपको ये लेके चलता हूँ 10/12 वाला, ठीक है। 10/12 दैट गिव्स यू 83%, 0.33। इसका मतलब हर 1 रुपया कंपनी में डाला तो आपको हर 1 रुपये कंपनी में डालने पे 83 पैसे का प्रॉफिट हो रहा है। इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है, ऑलमोस्ट उतना या 100% प्रॉफिट आपको हो रहा है। दैट इज गुड। ये तो खैर हमने ऐसे रैंडम फिगर्स लिए, इतना इसलिए इतना परसेंटेज प्रॉफिट आ रहा है, अदरवाइज कम आता। तो ये हो गया रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड पर रिटर्न का मतलब कंपनी में जो आपने इन्वेस्टमेंट किया, बैलेंस शीट में आप देख रहे हो कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया हुआ है कंपनी में, उसको यूज करके ही रिटर्न कमाया। सो ये कैपिटल एम्प्लॉयड पे कितना परसेंटेज रिटर्न कमाया, दैट विल गिव यू द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स। अब हम थर्ड वाला बात करते हैं, ये रिटर्न ऑन इक्विटी। अब ध्यान देना, अब यहाँ पे सारा रिटर्न कोई काम का नहीं है। कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या है, डेट भी इंक्लूडेड है, इक्विटी भी इंक्लूडेड है, सब कुछ इंक्लूडेड है, इसलिए रिटर्न में भी सब कुछ इंक्लूडेड हम पॉसिबल कर सकते थे, ठीक है। अच्छा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है उसमें एक चीज आप ध्यान दे दो, कौन सी चीजें आपकी गलत जा सकती है। ये वाला हटा देना, ये गलत चले जाएगा, ये वाला चले जाना। कैपिटल एम्प्लॉयड में देखो यहाँ पे आपको डेट भी है और इक्विटी भी है, तो 2-3 ही प्रॉफिट आपके काम आएंगे। वो है कि ऐसा प्रॉफिट लो जिसमें से डिबेंचर वालों को भी दे सकते हो और इक्विटी वालों को भी दे सकते हो। सो प्रॉफिट देखो, अगर आप सिर्फ ये 10 लोगे ना, अगर आप सिर्फ न्यूमरेटर में प्रॉफिट 10 लोगे
तो ये तो सिर्फ इक्विटी वालों का प्रॉफिट है। तो 10/12 करना गलत हो जाएगा, क्योंकि 12 के अंदर में, ध्यान दो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ क्यों गलत हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दो, ये वापस से मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। 10/12 करना क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि 12 में इक्विटी और डेट दोनों का कैपिटल इंक्लूडेड है, दोनों का पैसा लगा हुआ है, तो दोनों अपना प्रॉफिट देखेंगे, लेकिन 10 सिर्फ इक्विटी वालों का प्रॉफिट है, डेट वालों का प्रॉफिट तो ऊपर में है ही नहीं, तो वो डेट को क्यों चिपका रहा है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, इसके बाद आता है आपका अर्निंग बिफोर टैक्स 15, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये सिर्फ इक्विटी वालों का पैसा है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये प्रॉपर प्रॉफिट है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अगर आप लेते हो 20 और नीचे में कैपिटल एम्प्लॉयड लेते हो 12, सो इक्विटी प्लस डेट का कैपिटल लगा हुआ है, और ये जो 20 है इसमें से इक्विटी वालों को भी बांटोगे और डेट वालों को भी बांटोगे, तो 20/12 करना, यानी कि फॉर्मूला क्या हो गया रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, ये बिफोर टैक्स हो गया। एक और चीज फॉर्मूला हो सकता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का, वो है EBIT 1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये था हमारा 20/12, ये हमारा आ जाएगा 20 1 माइनस 0.30 डिवाइडेड बाय 12, यानी कि 14/12। सो ये दो ही फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में, चार मत करना, गलत हो जाएगा। मैं थोड़ा सा अलग बता रहा था आपको। इस केस में तो चारों पॉसिबल है, इस केस में सिर्फ दो फॉर्मूले। अगर डिनोमिनेटर में इक्विटी और डेट का पैसा लगाया, ध्यान देना, डिनोमिनेटर में इक्विटी और डेट का पैसा लगाया तो न्यूमरेटर में भी इक्विटी और डेट की अर्निंग्स होना। एंड जो तीसरा पार्ट हमारे पास बचा है वो है रिटर्न ऑन इक्विटी। इसमें भी आपको न्यूमरेटर में ऐसा रिटर्न लेना है जो इक्विटी वालों का हो, डिवाइडेड बाय इक्विटी फंड्स। अब यहाँ पे आपने क्या लेना है, रिटर्न ऑन इक्विटी। अब आप मेरे को ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देख के बताओ, इक्विटी वालों को कौन से प्रॉफिट में से आप बांटोगे। ये वाला प्रॉफिट अगर आप लोगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें से इंटरेस्ट जाता है, इसमें से गवर्नमेंट को टैक्स जाता है और फिर डिविडेंड जाता है। आप ये वाला प्रॉफिट लोगे तो भी गलत हो जाएगा, अर्निंग बिफोर टैक्स, बिकॉज इसमें से पहले टैक्स जाता है गवर्नमेंट को। मेन जो प्रॉफिट आपको लेना पड़ेगा वो है 10, अर्निंग आफ्टर टैक्स, ठीक है। तो आप जो यहाँ पे प्रॉफिट लोगे वो होगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या अर्निंग आफ्टर टैक्स। लेकिन एक चीज और है जो हमने वहां पे नहीं ली, वो है प्रेफरेंस डिविडेंड, क्योंकि इसमें से पहले प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस होता है। सो प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है दैट इज द अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। और डिनोमिनेटर में क्या लोगे आप, शेयर कैपिटल। इक्विटी का पार्ट क्या होता है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से मान लो मैंने ये वाला ले लिया 10, ठीक है, ये वाला प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मैंने 10 ले लिया, उसमें से फॉर द टाइमिंग मान के चलते प्रेफरेंस डिविडेंड 2 है, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस हमारे अगर यहाँ पे देखो तो ये रहा 5, इसी में मान लो रिजर्व्स एंड सरप्लस है, इसी में मान लो शेयर कैपिटल है, तो ये हो गया 5। तो आपने 5 का इन्वेस्टमेंट करके 7 कमाए, 5 का इन्वेस्टमेंट करके 7 कमाए, यही हुआ ना मतलब। अब हमारी फिगर्स ही ऐसी थी इसलिए ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब ये 140% रिटर्न। किसको, रिटर्न ऑन इक्विटी 140% हो गया। नॉर्मली अगर मैं आपको फिर से समराइज करूं सब कुछ, और ये क्या मतलब हुआ पता है क्या, हर 1 रुपए के इन्वेस्टमेंट पे 1 रुपए 40 पैसे कमाई हो रही है, 140% है नहीं। अब मैं ओवरऑल अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को समराइज करूं तो 3 हिस्सों में बांटूंगा, रिटर्न ऑन टोटल असेट्स, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी। ये दोनों लाइबिलिटी साइड वाला पार्ट है और ये सिर्फ असेट साइड वाला पार्ट है, ठीक है। और एक चीज, रिटर्न ऑन असेट्स यानी कि क्या हो गया, रिटर्न डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी रिटर्न डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन इक्विटी यानी कि रिटर्न डिवाइडेड बाय इक्विटी। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और 1 माइनस टैक्स यूज होता है। अगर आप 1 माइनस टैक्स नहीं भी करते हो तो भी चलता, दिस इज कैपिटल एम्प्लॉयड। और यहाँ पे क्या होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड यूज होगा जो, और यहाँ पे इक्विटी का फंड, ठीक है। एक चीज हमेशा याद रखना, इन दोनों में नीचे में पैसा अगर इक्विटी डेट का है तो ऊपर में भी प्रॉफिट क्या होना, इक्विटी और डेट वालों का होना, इसलिए EBIT ले रहा हूं। नीचे में प्रॉफिट जो कैपिटल पैसा जो लगा हुआ है वो अगर सिर्फ इक्विटी वालों का है तो ऊपर में भी जो प्रॉफिट आप ले रहे हो वो सिर्फ इक्विटी वालों का होना चाहिए। तो ये दो पार्ट आपको समझ में आ गए, बस कंफ्यूजन आपका बढ़ेगा रिटर्न ऑन टोटल असेट्स पे। अब इसमें आप कोई भी प्रॉफिट ले सकते हो चारों में से, आप अर्निंग आफ्टर टैक्स लो,
आप अर्निंग आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट लो, आप सिर्फ अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लो, या फिर आप अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और 1 माइनस टैक्स लो। तीनों चारों पॉसिबल है। इंस्टीट्यूट के अब सिलेबस में जाके देखते हैं कि हमने क्या क्या देखा है, जो अभी तक पढ़ा है वो कहाँ कहाँ अप्लीकेबल होगा इसमें, ठीक है। एंड दिस इज द इंस्टीट्यूट का सिलेबस। हम क्या देख रहे हैं सर? हम देख रहे थे अभी तक ये वाला पार्ट, राइट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के 2-3 हिस्से है, असेट, कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी। यहां तक आपको क्लियर है ओवरव्यू। अब मैं जाता हूं एक एक करके अपनी अपनी जगह पे। हाँ, तो बेसिक अगर आप बोलो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो क्या है, न्यू ऊपर में रिटर्न ले लिया, रिटर्न कोई मैं प्रॉफिट बोलता हूं, मैं अर्निंग्स बोलता हूं, तीनों में से कोई भी वर्डिंग ले लो, और डिनोमिनेटर में क्या होना, इन्वेस्टमेंट। अब ये इन्वेस्टमेंट की जगह या तो असेट आ जाएगा, या तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा, या तो इक्विटी आएगा आने वाले पेजेस में। ज्यादा मैं बाकी की चीजें डिस्कस नहीं कर रहा हूँ अभी, हम टाइम आएंगे तब डिस्कस करेंगे। अब मैं सबसे पहले बात करता हूँ रिटर्न ऑन असेट की, जो कि कंफ्यूज कर सकता है मैक्सिमम आपको, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। रिटर्न ऑन असेट्स देखो, या तो आप नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस ले लो, ठीक है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस तीनों में। अब ये असेट्स में क्या हो सकता है, या तो टोटल असेट्स आ सकते हैं, टैंजिबल असेट्स आ सकते हैं, या फिक्स असेट्स आ सकते हैं। असेट्स तो कोई भी हो सकता है ना, तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। अगर सिर्फ असेट्स लिखा है तो टोटल असेट्स ले लो। अब ये फॉर्मूला ये भी हो सकता है, एक तो आपने देख लिया सबसे पहले आफ्टर टैक्स वाला बात, ठीक है। अब दूसरा है आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट वाला, ये दूसरा फॉर्मूला जो हमने देखा था। इसके बाद मैं बोल रहा हूं तीसरा फॉर्मूला ये भी हो सकता है, ईबीआईटी 1 माइनस टैक्स वाला, और ये भी आपका फॉर्मूला हो सकता है ईबीआईटी 1 माइनस टैक्स, यानी कि इसमें आप क्या कर रहे हो, नेट असेट्स ले रहे हो, यहाँ टोटल असेट्स ले रहे हो। नेट असेट्स और टोटल असेट्स में क्या डिफरेंस है? टोटल असेट्स अगर ये आपकी बैलेंस शीट है तो टोटल असेट्स इज दिस, और नेट असेट्स क्या होता है पता है? टोटल असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, ये नेट असेट्स, ये माइनस कर दो तो बचा क्या? अगर आपने टोटल असेट्स और करंट लाइबिलिटी माइनस कर दी, यानी कि एक तरह से आप कैपिटल एम्प्लॉयड ले रहे हो, वही बचा हुआ है पार्ट, ठीक है। सो ये हो गया। अब कैपिटल एम्प्लॉयड में देखो 2-3 फॉर्मूलेस मैंने आपको बताए थे, तो आप क्या ले सकते हो, आप अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ले सकते हो, ये बिफोर टैक्स वाला पार्ट है। नीचे में क्या लिया, कैपिटल एम्प्लॉयड। टैक्स के पहले अगर निकालना है तो ईबीआईटी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। टैक्स के बाद अगर आपको निकालना है तो ईबीआईटी 1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट, जैसे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में इंटरेस्ट ऐड करते हो वापस, वो आफ्टर टैक्स बट बिफोर इंटरेस्ट बन गया, और कैपिटल एम्प्लॉयड। और याद रखना तीनों से आंसर अलग अलग आएंगे, लेकिन तीनों सही होंगे। तीनों केस में कैपिटल एम्प्लॉयड जो है इसमें इक्विटी प्लस डेट, इक्विटी प्लस डेट और इक्विटी प्लस डेट इंक्लूडेड है, तो न्यूमरेटर में भी जो प्रॉफिट है उसमें भी वो प्रॉफिट जो है वो इक्विटी और डेट वाला का होना चाहिए। अब बताओ, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, अभी तक इसमें से इंटरेस्ट माइनस होने का है और डिविडेंड देने का है, तो इक्विटी और डेट का प्रॉफिट हो गया अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये वाला भी इक्विटी और डेट का प्रॉफिट हो गया। अब सिर्फ ये बचा था, आफ्टर टैक्स लिया था ना अपने प्रॉफिट पहले न्यूमरेटर में, तो ये तो सिर्फ इक्विटी वालों का है, इसीलिए इंटरेस्ट ऐड कर दिया। अब ये जो दोनों मिला के जो प्रॉफिट बना वो बना इक्विटी और डेट वालों का। सो न्यूमरेटर में तीनों जगह पे इक्विटी और डेट वालों का प्रॉफिट है, बस तरीका अलग अलग है लेने का, इसीलिए तीनों का आंसर अलग अलग आएंगे। उसके बाद बात करते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। बहुत ही सिंपल, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का मैंने आपको एक ही फॉर्मूला बताया कि आप पहले प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस ले लो, उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर दो, नीचे में आप ले लो नेटवर्थ। नेटवर्थ यानी कुछ नहीं, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, यानी कि इक्विटी वालों का पैसा डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में भी इक्विटी वालों का प्रॉफिट होना चाहिए। और इक्विटी वालों का प्रॉफिट क्या है, आफ्टर टैक्स प्रॉफिट में से डिविडेंड माइनस कर दो प्रेफरेंस वाला, एंड दैट विल गिव यू दैट। सो ये सब चीजें हो गई। अब मैं आता हूँ वापस मुद्दे पे कि कहाँ कहाँ तक हमने देख लिया है। आपने ये 4 रेशियोज देख लिया और आपने अभी रिटर्न ऑन असेट, कैपिटल एम्प्लॉयड और इक्विटी देख लिया। इसका मतलब क्या है मैं आपको समझा देता हूँ, बहुत ही सिंपल। रिटर्न ऑन इक्विटी यानी कि 1 रुपए का इक्विटी डालने पे कितना मेरे को रिटर्न मिल रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि इक्विटी और डेट वालों ने जितना भी पैसा लगाया उसमें हर 1 रुपए पे कितना प्रॉफिट हो रहा है। रिटर्न ऑन टोटल असेट्स में भी हर असेट्स के 1 रुपए पे कितना प्रॉफिट हो रहा है, ये मतलब होता है। क्यों ये निकाला जाता है सर? कोई भी यार बंदा हो, अब आप अगर इक्विटी आपने इन्वेस्टमेंट किया और आपका यहाँ पे 10% प्रॉफिट हुआ, ठीक है, आप पता लगाना चाहोगे कि नहीं लगाना चाहोगे कि मेरा प्रॉफिट 10% हो रहा है कि नहीं हो रहा है यार? क्योंकि मेरे पास पैसा था,
मैं इक्विटी होल्डर हूं, मैं कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के बजाय मैं अगर फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट करता, मुझे 7% मिलता। ठीक है, मैंने क्या किया, फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट नहीं किया, बैंक के पास जाके इन्वेस्टमेंट नहीं किया, मैंने कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया। साल खत्म होने के बाद मुझे बताओगे आप कि 10,000 रुपए आपने कमाए। अब मैं क्या सोचूंगा, अबे 10,000 छोड़ यार, 10,000 छोड़, मेरे को ये बता परसेंटेज में कितना हुआ, मैंने कितना इन्वेस्टमेंट किया। मैंने इन्वेस्टमेंट किया था 1 लाख रुपए का, उस पे मैंने 10,000 कमाया, यानी कि 10,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, यानी कि 10%। हाँ अब ठीक है, मैं यहां इन्वेस्टमेंट करता फिक्स डिपॉजिट में तो 7% कमाता, कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके 10% कमा रहा हूं। डिसीजन जो मैंने लिया वो सही लिया, ये मतलब है। जो रिटर्न ऑन इक्विटी आपने निकाला, इससे आपको डिसीजन लेने में मदद मिलती है कि क्या आपने इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। अगर वही 5,000 निकलता तो 5,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख यानी कि कितना परसेंट होता है, 5%। मुझे यहां पे कितना मिल रहा था, 7%। तो मैं क्या बोलता, अबे यार गलती कर दी, वहां पे कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके मैं यहां पे 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करता, 7% से 7,000 कमाता। वहां पे 1 लाख इन्वेस्टमेंट किया, 5% मिला साल के अंत में। तो ये परसेंट मिला, ये बोलते 5,000 मिला, 7,000 मिला, इससे फर्क नहीं पड़ता। दो चीजों को रिलेट करके चलो। रेशियो का मतलब मैं आज भी यही बता रहा हूं, इट्स रिलेशनशिप बिटवीन टू डिफरेंट फैक्टर, प्रॉफिट एंड योर इन्वेस्टमेंट, रिटर्न एंड योर इन्वेस्टमेंट। रिटर्न 5,000 का, इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए का, रिटर्न 10,000 का, इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए का। इसी पर्पस के लिए कि मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया था उसमें मैंने कितना कमाया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालना जरूरी है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि अर्निंग पर शेयर क्या होता है, डिविडेंड पर शेयर क्या होता है और डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होता है। ये तीनों के तीनों चीजें इक्विटी शेयर होल्डर के एंगल से है, ये याद रखना। ठीक है, तो अगर आपकी ये बैलेंस शीट है, तो हम एग्जैक्टली कौन से पॉइंट वालों की एंगल से देखेंगे, हम यहाँ पे जो इक्विटी, डेट, प्रेफरेंस होता है, फिर करंट लाइबिलिटी होती है, फिक्स एसेट्स होता है, करंट एसेट्स होता है। ठीक है, तो हम किसके एंगल से देखेंगे सर, हम सिर्फ इक्विटी वालों के एंगल से देखेंगे। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लास्ट में जो प्रॉफिट होता है ना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, उसका रिलेशनशिप इक्विटी वालों से देखेंगे। और 3 फैक्टर देखेंगे, अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर एंड डिविडेंड पे आउट रेशियो। सो स्टे कनेक्टेड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।